अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे लगाती हूँ अपनी पीपीटीज के अंदर। इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू। मल्टीप्लैट के प्लेटफॉर्म से आपको इस सारा का सारा जो मटेरियल है इंशाल्लाह ये आपको एज पर कमिटमेंट हम आपको जरूर डिलीवर करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, बोर्ड की मार्किंग स्कीम भी आती है, बिल्कुल 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 ठीक बात है। तो मार्किंग स्कीम तो है, उसी को ही हम ये देख लें कि हम उन एरियाज को किस तरह से आइडेंटिफाई करें। बोर्ड की भी मुझे लगता है मार्किंग स्कीम हर सब्जेक्ट के लिए शायद नहीं है अवेलेबल, बट दैट्स वेरी गुड कि एटलीस्ट हमें एक आइडिया जरूर इसके अंदर आ जाता है। अच्छा जी, तो कुछ मिक्स्ड सी ही अप्रोच सामने आती है कि कहीं पे ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, कहीं पे नहीं हो रही हैं। अच्छा, सबा जावेदी सिंह के यूएसएड के साथ काम किया है, शी इज फेमिलियर विद दिस, ठीक है। अच्छा, कॉलेज में भी हो रही हैं, ओनली एमसीक्यूज आर यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अच्छा सर, अभी तो आइटम बैंक डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि प्रैक्टिकली जो है आइटम बैंक डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है और वो एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं, लेकिन वी नीड टू अभी जो प्रेजेंट करंट सिनेरियो के अंदर तो ठीक है एमसीक्यू बेस्ड एक चीज हमें कही गई है कि जी असेसमेंट इसी के ऊपर करें, लेकिन वैसे जब भी हम असेसमेंट्स डेवलप करें तो वैरायटी ऑफ टूल्स होने भी चाहिए, हमारे पास वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स होने चाहिए। ओके, आइटम बैंक डेवलपमेंट जो है, एक आइटम आप बनाते हैं, एक एमसीक्यू आप बनाते हैं, उसको इतना वैलिड होना चाहिए, उसको इतना रिलायबल होना चाहिए, उसको इतना क्लियर होना चाहिए, इसके पीछे भी पूरी एक साइंस है कि आप एक जो भी आइटम आप डेवलप करते हैं, जो भी एमसीक्यू आप डेवलप करते हैं, उसके 4 अगर पॉसिबल ऑप्शंस हैं तो ऐसा ना हो कि उन ऑप्शंस के अंदर एम्बिग्विटी हो, या उनमें से कोई मोर देन वन ऑप्शंस जो हैं वो राइट आंसर हो सकते हों, या और भी कई सारे इसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। तो ये है कि जब भी हम डेवलप कर रहे हों कोई भी चीज़ इस तरह से, तो हमें ये चीज़ एनालाइज ज़रूर करनी चाहिए, रिव्यू ज़रूर करना चाहिए, और रिव्यू के बाद इसीलिए रीचेकिंग रखी जाती है ताकि अगर डेवलपर की नोटिस से ये चीज़ रह जाए तो वो रीचेकर के नोटिस में ज़रूर आ जाए। अच्छा जी, सो फॉर्मली मूविंग टूवर्ड्स रूब्रिक्स के बाद अब मैं आपको जरा कुछ और सैंपल रूब्रिक्स दिखा देती हूँ, और ये स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रूब्रिक्स हैं जो हमें सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो रेकमेंड करता है। मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम भी ये रिक्वेस्ट किया था और किया कि आप लोगों ने सिंगल नेशनल करिकुलम को जरूर गो थ्रू करना है। मैंने वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर की थी, जरूर उस वेबसाइट पे जाएं और जाके आप वहाँ पे करिकुलम के अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम जो भी सब्जेक्ट्स के आप देखना चाहें, बल्कि आई वुड रिकमेंड कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें उन सारे करिकुला का, और फिर आप देखें कि हमें कितनी थारा गाइडेंस उसके अंदर मिलती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम इन चीज़ों को अभी तक सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक रखे हुए हैं, हम इसको प्रैक्टिकली लेकर नहीं आ रहे। तो जिस दिन ये चीजें प्रैक्टिकली होना शुरू हो गई, we'll definitely be getting some benefits। ये देखिए जी, एक सैंपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये सैंपल रूब्रिक है स्पीकिंग स्किल्स के लिए। ऐसा होता है हम स्कूल्स के अंदर डेफिनेटली स्पीकिंग स्किल्स के लिए या तो स्टूडेंट्स को कुछ सिचुएशंस देते हैं, sometimes we provide them with some topics as per age appropriate, जो भी topics हों या situations हों। sometimes हम उनकी language proficiency check करने के लिए हम कुछ functions या co-functions of language के ऊपर भी उनको कहते हैं कि okay, how would you agree with somebody, how would you share your opinions, how could you express your feelings, or how could you express your needs। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस भी हम उसको देते हैं समटाइम्स स्टूडेंट्स को, और समटाइम्स हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी बच्चों से जो है स्पीकिंग स्किल्स की हम असेसमेंट करते हैं। और ये वो असेसमेंट है जिसको आप स्कूल क्लास बेस्ड असेसमेंट, जैसे मैंने कल भी कहा कि अगर आपकी प्लानिंग के अंदर जो हमने एक
सब्जेक्ट बेस्ड प्लानिंग की बात की थी एकेडमिक्स वाले मॉड्यूल के अंदर, कि हम देखते हैं कि हमारे पास जब हमने लैंग्वेजेस की प्लानिंग की है तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पीरियड आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर लगाते हैं कि कितने स्पीकिंग के तो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे। मे बी फोर्टनाइटली हम स्पीकिंग ओरल कम्युनिकेशन करवा रहे हो बच्चों से, तो जब भी करवा रहे हो उसके लिए हमारे पास इस तरह से एक क्राइटेरिया होना जरूरी है कि व्हाट वी आर गोइंग टू असेस। जब भी हम उसको स्टूडेंट्स से हम स्पीकिंग स्किल्स करवा रहे हैं, हम ओरल कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, हमारा एक क्राइटेरिया हमारे सामने हो और हम उसका रिकॉर्ड रखें। ये स्कूल क्लास टेस्ट हो सकते हैं लेकिन हम उनका रिकॉर्ड रख रहे हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग जो कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपने पेपर्स की कर रहे हो, जो हम फॉर्मल असेसमेंट्स ले रहे हैं पेपर्स की मद में, या हम जो एग्जाम ले रहे हैं मिड ईयर एग्जाम और फाइनल एग्जाम, हम सिर्फ उन चीजों का ही रिकॉर्ड रख रहे हो। अगर हम इस रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमें हेल्प करती है चीज वो असेसमेंट का रिकॉर्ड करता है, बिकॉज ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो रिकॉर्ड होता है दैट हेल्प्स इम्प्रूव द रिजल्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन। असेसमेंट्स के रिजल्ट्स हमारी इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स को बेटर करने में हमें हेल्प करते हैं। तो हमारी ये जो भी कंटिन्यूस असेसमेंट्स होती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होती हैं, क्लास टेस्ट्स होते हैं, हमें इनका बकायदा रिकॉर्ड वीकली बेसिस पे हो रही हैं या हमारी फोर्टनाइटली बेसिस पे हो रही हैं या मंथली बेसिस पे हो रही हैं। जब भी हम ये असेसमेंट्स लें वी मस्ट बी हैविंग अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट्स का। हम जब रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें खुद भी बहुत हेल्प मिलती है ये देखने में कि किस तरह से स्टूडेंट्स आर अपग्रेडिंग in their performance, or if their graph is coming low or at the bottom तो क्या problems हैं, then we just look into the matter or we communicate to parents as well, और ये सारी चीजें हम करते हैं। तो एक अगर मैं आपको ये रूब्रिक दिखाया मैंने कि हम उनसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और कुछ आप देख सकते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। शेयर अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, टोटल ओपन एंडेड, व्हाई और व्हाई नॉट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब यहाँ पे भी ये डिटरमिन करना बहुत जरूरी है कि क्या हम बस यहीं से ही चीजें पूछ रहे हैं या हम उसको आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ थिंकिंग करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम चेक क्या करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन को हमने देखना है। एक्सप्रेशन कंटेन्स टोन, फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन। रेलेवेंट डिटेल्स वो कितनी बता रहा है और क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है। जो डिटेल्स स्टूडेंट हैज शेयर्ड उसका क्वालिटी क्या है, क्या वो एवरेज लेवल का कंटेंट है, क्या वो इंटरमीडिएट लेवल का कंटेंट है, या क्या वो एवरेज है या आउटस्टैंडिंग है, किस लेवल का वो कंटेंट है। हम उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी एज अप्रोप्रिएटनेस को सामने रखते हुए हमने ये असेसमेंट करना है। नेवर एवर सी द थिंग्स के जी हम किस तरह से जो है हम अबव लेवल चीजें एक्सपेक्ट कर लें, नहीं, बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल सामने रखते हुए आपने ये सारी चीजें जो है एक्सपेक्ट करनी है। जी सनोबर, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप जरूर सिंगल नेशनल करिकुलम को देखिए, उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। उन्होंने बहुत अच्छे क्राइटेरिया, रूब्रिक्स, पैटर्न्स, हर तरह की चीज हमें प्रोवाइड की है। पर्पस सिर्फ ये है कि एटलीस्ट हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करें और हम इन चीज़ों को जो है प्रैक्टिकली लेकर आए। मैं ये तो नहीं कहती कि हम हर चीज़ जो है अपने टीचर्स को बता सकते हैं या उनसे करवा सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारे स्कूल मैनेजर्स इन चीज़ों को एक्विप कर सकते हैं और वो इनको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा रूब्रिक्स आ गया जी स्पीकिंग स्किल्स के लिए। इसी तरह से वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स रीडिंग स्किल्स। रीडिंग के अंदर आप देखें डेवलपमेंटल लेवल्स की मैंने बात अभी की कि डेवलपमेंटल लेवल्स को आपने जरूर सामने रखना है। कभी भी स्टूडेंट्स को हमने अपने लेवल के अकॉर्डिंग असेस नहीं करना। नेवर वी आर सपोज टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर लेवल, आवर फिजिबिलिटी। हमें बच्चों का लेवल सामने रखते हुए कि वो क्या लर्न कर सकते हैं, क्या ग्रैस्प कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, हमें इस चीज को देख के करना होता है। इसी तरह से अब ये सैंपल रूब्रिक है जी रीडिंग स्किल्स का। अब रीडिंग असेसमेंट जो हो रही है यहाँ पे आप देखें ग्रेड 1 और 2 में सेंटेंस लेवल पे हो रही है।
ठीक है, आइसोलेटेड सेंटेंसेस होंगे, जबकि यहाँ पे 3 to 5 के अंदर पैराग्राफ की फॉर्मेशन में हो रही है। यहाँ पे बच्चा इस काबिल है कि वो सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक पैराग्राफ बना सके और उसके ऊपर बता सके या पढ़ सके। यहाँ पे वो सेंटेंसेस पढ़ेगा और रीडिंग के अंदर हम चेक क्या कर रहे हैं, हम उसकी सिलेबल रिकॉग्निशन देख रहे हैं, हम उसकी रीडिंग एक्यूरेसी देख रहे हैं, हाउ एक्यूरेटली ही इज रीडिंग, रीडिंग की फ्लुएंसी कैसी है, इज ही रीडिंग द कंटेंट फ्लुएंटली और ही और शी इज स्टम्बलिंग ओवर डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, रीडिंग फ्लुएंसी के ऊपर हम देखेंगे उसको। फिर वी विल ऑब्जर्व द एक्सप्रेशंस व्हाइल रीडिंग, वो स्ट्रेस कैसे ले रहा है, इंटोनेशन कैसे ले रहा है, इंटोनेशन स्ट्रेस, वी पुट स्ट्रेस ओवर सर्टेन वर्ड्स, जैसे मैंने कहा पर्टिकुलर में मेरा स्ट्रेस आप देख सकते हैं कि मेरा, इफ आई से particular तो where I am stressing, और if I am saying particularly तो where I am stressing the word। तो स्ट्रेस जो होता है वो एक्यूरेट स्ट्रेस दे रहा है बच्चा या नहीं दे रहा, इंटोनेशन उसकी कैसी है, राइज एंड फॉल, जो आपकी पिच की राइज एंड फॉल है, योर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वो वाओ कहते हुए मेरा इंटोनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं स्मूथ वे में ही बोल रही हूँ कि वाओ व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। ठीक है, तो ये इंटोनेशन हम चेक करते हैं और वाइल रीडिंग चेक करते हैं कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें इंटोनेशन का पार्ट होती हैं। कॉम्प्रीहेंशन उसकी कैसी है, वो कितना कॉम्प्रीहेंड कर रहा है रीड आउट करते हुए, ये हम इस तरह से, और ये ऐसे रूब्रिक से वंस वी गेट देम, तो व्हेनेवर वी आर टेकिंग रीडिंग असेसमेंट, हम फोर्टनाइटली रीडिंग असेसमेंट ले रहे हैं, हम मंथली ले रहे हैं, हम वीकली ले रहे हैं, जब भी ले रहे हैं हम इसी पैटर्न के ऊपर लेंगे, यही हमारा रूब्रिक्स रहेगा। लेकिन होगा क्या कि हम हर बच्चे का रिकॉर्ड रख रहे होंगे, मे बी फर्स्ट वीक के अंदर एक बच्चे का जो है कॉम्प्रीहेंशन वाज नॉट वेरी गुड, बट his reading accuracy was good, नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसकी रीडिंग एक्यूरेसी और इम्प्रूव हो जाए। अब जो टीचर देखेगा कि मैक्सिमम बच्चों का रीडिंग एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रहा है, फ्लुएंसी में आ रहा है, या उनके एक्सप्रेशंस का इशू है, या वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे, या उनको सेलेबल जो है उनकी रिकॉग्निशन नहीं है, तो रिकॉर्ड कीपिंग का मकसद ये भी है कि टीचर भी सेल्फ एनालिसिस कर सके कि जो मैं रीडिंग करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ, क्या उसमें फ्लुएंसी में, मेरे फ्लुएंसी को करवाने में कुछ प्रॉब्लम है, या मैं खुद एक्सप्रेशंस अगर नहीं दे रहा रीडिंग करते हुए, तो मे बी स्टूडेंट्स आर नॉट इमिटेटिंग द वे। और ये असेसमेंट करने के बाद ही टीचर्स को समझ आता है, एक तो वो बच्चों की परफॉर्मेंस वैसे नोट हो रही है, दूसरा उनको अपनी इवैल्यूएशन भी हो रही है। ओके इंशाल्लाह आई विल। ठीक है, इसी तरह से ग्रेड वाइज हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये रूब्रिक्स डेवलप हुए हैं। यू कैन यूज देम एज इट इज एज वेल, और यू कैन डेवलप योर ओन हैविंग सम मॉडिफिकेशन। अब मूविंग टूवर्ड्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर जो किया गया है, क्योंकि लैंग्वेजेस के अंदर तो वी नो द डोमेन्स और वी नो द स्किल्स, उनकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग आर द मेजर स्किल्स, लेकिन मैथमेटिक्स को इन्होंने 3 स्किल्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। नोइंग है, रीजनिंग है, और थर्ड स्किल जो है अप्लाइंग है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर उन्होंने पोर्शन किस तरह से कहा है। वो कहते हैं जी 40% असेसमेंट जो होगी वो नोइंग की होगी। बच्चे will be recalling, they will be recognizing, they will be classifying or making order, or they will be computing. अब recall में वो क्या करेंगे, they will be able to recall definitions, terminology या measurements, geometrical shapes etc. ये वो चीजें recall करके वहां करेंगे। जो recognize करेंगे वो recognize कर सकेंगे numbers को, और ये सारी वो चीजें होंगी जो कि SLO से aligned है, ये SLO से हटके नहीं होंगी, ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड नहीं होंगी कि वो क्या रिकॉग्नाइज कर सकेंगे,
क्वांटिटी को कर सकेंगे, शेप्स को कर सकेंगे, क्या क्लासिफाई करेंगे, नंबर्स को क्लासिफाई कर सकेंगे, क्वांटिटीज को कर सकते हैं, शेप्स को कर सकते हैं, कंप्यूट क्या करेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो उन्होंने अपने करिकुलम के अंदर से जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उनको निकाल के उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग के नोइंग का, यानी जो हमारा रिमेम्बरिंग का और अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसको उन्होंने 40% जो है परसेंटेज एलोकेट के अंदर जो है वो नोइंग से होगा। अच्छा, फिर क्या होगा, अप्लाइंग के अंदर वो क्या करवा रहे होंगे, 40% ही अप्लाइंग को दे दिया जी। क्या डिटरमिन करेंगे जी, डिटरमिन अप्रोप्रिएट ऑपरेशंस, जो नंबर ऑपरेशंस हो रहे हैं या जो भी इस तरह की कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, स्ट्रैटेजीज और टूल्स फॉर सॉल्विंग सिचुएशंस फॉर व्हिच देयर आर कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या डिटरमिन कर सकेंगे, क्या रिप्रेजेंट कर सकेंगे, क्या अप्लाई कर सकेंगे। Apply strategies and operations to solve situations involving mathematical concepts and procedures which they have read, जो उन्होंने अप्लाई कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं अपने लेसन्स के अंदर, उनको वो अप्लाई किस तरह कर सकेंगे। तो जब वो मैथ्स का असेसमेंट बनेगा तो उसमें 40% क्वेश्चंस जो होंगे, सम्स जो होंगे वो नोइंग लेवल के होंगे, 40% अप्लाइंग लेवल के होंगे, और उसमें 20% एलोकेट उन्होंने किया है रीजनिंग को। अब रीजनिंग में वो क्या चीज करेंगे, रीजनिंग के अंदर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज, क्या एनालाइज करेंगे वो उन्होंने बताया, शेप्स हो गई, क्वांटिटीज हो गई, नंबर्स हो गए, सिंथेसाइज क्या करेंगे, इंटीग्रेट क्या करेंगे, लुक डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज, और इसी तरह इवैल्यूएट वो क्या चीज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज को, और जस्टिफाई क्या करेंगे। इस तरह से जब ये असेसमेंट बनेगी तो ये जो एरियाज उन्होंने एलोकेट कर दिए हैं, दे विल हेल्प द डेवलपर्स, जो भी असेसमेंट डेवलपर्स हैं, कि वो किस तरह से डिटरमिन करते हैं कि कौन से टूल्स, असेसमेंट टूल्स को यूज करते हुए उन्होंने इन एरियाज को असेसमेंट डेवलपमेंट के लिए लेकर जाना है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं मैथमेटिक्स का, जो मैंने जैसे पहले कहा कि एक ग्रिड ऑफ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जो आपको एट अ ग्लांस बता दे कि आप क्या असेस करना चाह रहे हैं, क्या उसकी परसेंटेजेस होंगी और आप कैसा पेपर बनाएंगे। तो आप ये देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर नोइंग का 40% है, अप्लाइंग का 40% है, रीजनिंग 20% है, और टोटल मेक्स 100। अब इसके अंदर आप ये देखें कि सपोज इस ग्रेड 4 के अंदर होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस है, ये जो एरिया है इसको वो कहते हैं जी हमने 50% इसको हमने जो 50% सम्स होंगे वो हम इसके अंदर से लेंगे। ठीक है जी, 50% हम यहाँ से कवरेज करेंगे असेसमेंट की, मेजरमेंट्स को हमने 15% का वेटेज देना है, ज्योमेट्री को हमने 25% का वेटेज देना है, और डाटा हैंडलिंग को हमने 10% का वेटेज देना है। ठीक है, अब ये जब परसेंटेजेस आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि अगर 50% होल नंबर ऑपरेशंस के अंदर से आना है तो उसमें से नोइंग का पार्ट कितना होगा, उसमें अप्लाइंग का कितना होगा, उसमें रीजनिंग का कितना पार्ट होगा। इसी तरह मेजरमेंट्स के अंदर भी नोइंग का कितना पार्ट होगा, अप्लाइंग का कितना होगा, और रीजनिंग का कितना होगा। तो ये सारी वो वर्किंग है जो इनिशियली आपके पास होनी चाहिए बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट्स। हम कितने आराम से उठते हैं और जनाब ये हमारा सिलेबस है और इसको हमने देखना है और यहाँ से हमने पेपर बना देना है। कोई हमारे पास लॉजिक हो, कोई हमारे पास स्टडी हो, कोई हमारे पास रिसर्च हो कि हम जो पेपर बनाने जा रहे हैं, जो असेसमेंट हम बच्चे से लेने जा रहे हैं, इज दैट एज अप्रोप्रिएट, इज दैट अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके पीछे बेंचमार्क क्या है, किस चीज को हम बेंचमार्क कर रहे हैं, किस करिकुलम को बेंचमार्क कर रहे हैं, क्या एसएलओज हैं, क्या असेसमेंट का पैटर्न है, और क्या असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, क्या रूब्रिक पैटर्न है कि हम उसको किस किस वेटेज के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। जी, अप टू हियर क्या क्लैरिफाई हुआ, क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक जो आपने वर्किंग देखी है, क्या ये आप अगर एज अ स्कूल मैनेजर किसी स्कूल में करते हैं तो डोंट यू थिंक विल बी मोर रिफाइंड in our development when we are
ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं कि हमें कितनी चीजें लिंक करके लेकर जानी है, किस तरह हमें क्लैरिटी लेनी है, तो क्या ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, और क्या आप एज अ स्कूल मैनेजर इन चीजों को और एक्सेल करके, इन चीजों को और अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करके, इनको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में लेकर जाके स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? गुड जी, आई वुड रिक्वेस्ट रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आल्सो क्विकली रिस्पॉन्ड करके बताएं कि अभी तक जितना हमने डिस्कस किया क्या वो क्लियर हुआ है आप लोगों को? जी, आमना हनीफ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स यू. आमना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड काइंडली लेट मी नो कि अभी तक जितना हमने डिस्कस किया वो किस हद तक आपको क्लियर हुआ है और क्या उसकी आपको प्रैक्टिकलिटी समझ आई है. जी आमना. Amna Hanif, are you there, my dear? Okay, moving towards Miss Amna. जी आमना. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. How are you, ma'am? Yes, Amna. Yes, ma'am. I'm very well clear about these rubrics क्योंकि कुछ उससे पहले मैंने एक और ट्रेनिंग सेशन लिया था, उसमें भी rubrics काफी डिस्कस किया गया था, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा था, उसमें इतना वेरी वेल एक्सप्लेन नहीं था कि उसको बहुत अच्छे से अप्लाइंग भी उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से नहीं था. बस वो एक वर्ड उन्होंने जरूर डिस्कस किया था कि हाँ जी रूब्रिक्स बनाने चाहिए जब भी हम कुछ कर रहे हैं. उसको इंग्लिश के हैं तो उसको मतलब ज्यादा प्रेफरेबली वो ज्यादा था कि इंग्लिश के बारे में या उसकी टोटल इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई गई थी उसमें. लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, काफी कह सकते हैं कि काफी उसमें सीख रही हूँ और साथ साथ पिक्चर्स देके अपनी कुछ कलीग्स के साथ भी मैंने अभी शेयर किया कि मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं. सो काफी कुछ सीखा है इंशाल्लाह और इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि मजीद क्लियर हो जाए. Thank you so very much, Amna. Yes, inshallah, and inshallah we'll be sharing all these documents with you, and further single national curriculum का भी मैंने आपको जिस तरह से कहा कि उसको भी आपने जरूर पढ़ना है, go through करना है, और rest of the model documents inshallah we'll be sharing with you. ठीक है? Thank you so very much. Okay, so before moving towards the next concepts, I would like to have Miss Sobia Mohani. जी सोबिया, प्लीज लेट, जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं उनका क्या क्रक्स है, उनकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, व्हाट डू यू थिंक? आपको कितनी चीजें ये क्लियर हुई, कितनी प्रैक्टिकल हैं, आप एज अ स्कूल मैनेजर ये चीजें किस तरह अप्लाई कर सकती हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. यस मैम. मैम आई सॉरी आई वाज लेट टुडे. मैम रूब्रिक्स के आप हवाले से पूछ रही हैं मुझसे या ड्यू टू अदर? चलिए रूब्रिक्स ही कर लेते हैं. ओके, रूब्रिक्स को ही कर लेते हैं. जी, रूब्रिक्स के बारे में क्या क्या आपको इसकी क्या प्रैक्टिकलिटी लगी है और कितनी ये चीज आपको क्लियर हुई है? जी मैम. मैम हमने अपने स्कूल में भी रूब्रिक्स के बारे में एक ट्रेनिंग दी थी, तो उसके हवाले से हमने काफ़ी उस पर देखा था. अब जो आपने मुझे इसमें मैं पढ़ा है और मैंने देखा है, तो मुझे यही समझ में आया है कि रूब्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेडिंग ऑफ अ चाइल्ड, कि चाइल्ड की क्या मतलब कैसे आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, टीचर्स को क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और हमें खुद भी एज अ हेड्स हमें किस तरह पता चलता है कि हर आपकी जो क्लास है या ग्रेड है उसके अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाके लीडर्स बन सकते हैं, जो जिनकी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत तेजी से क्लियर हो सकते हैं. बाकी जो आप इम्प्रूवमेंट अपनी मेथोडोलॉजीज में ला सकते हैं उसको भी रूब्रिक्स की वजह से काफी अफेक्ट होता है,
क्योंकि उसमें काफी चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करती रहती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से, या डिफरेंट एक्टिविटीज पुट ऑन कर सकते हैं हम इसमें। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारे रूब्रिक के ही जो ग्रेडिंग के हमने बनाए हुए होते हैं अपने, कि 20% इसको देना है, 30% इसको देना है, 40% इसको देना है, उसके हवाले से हम काफी चेंजेस अपनी मेथोडोलॉजीज में भी ला रहे हैं, काफी ज्यादा। तो आज मैं Okay, thank you so very much, Subhya. Yes, thank you so much. Okay, so rubrics is the way to develop all the agenda of assessment, whatever you are prepared for. तो rubrics के साथ साथ हम ये देख लेते हैं अभी we have discussed about language के कुछ एरियाज हमने देखे, मैथमेटिक्स के देख लिए। अभी इसी तरह से अगर वी मूव टूवर्ड साइंस, तो साइंस के अंदर जो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं वो है लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है और अर्थ एंड स्पेस साइंसेज है। तो इसको उन्होंने परसेंटेजेस जो दी हुई है, 45% इज एलोकेटेड टू लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस को 35% दिया हुआ है और अर्थ एंड स्पेस साइंसेस को 20% किया हुआ है। मैं आपको एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि ये कोई लगा बंधा असूल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप, हो सकता है कि आपके यहाँ जो बुक्स पढ़ाई जा रही हों उनके मे बी स्ट्रैंड्स जो है वो इससे डिफरेंट भी हों, लेकिन एटलीस्ट आपको ये नो हाउ जरूर डेवलप हो जाती है कि किस चीज को कितनी वेटेज देने की जरूरत होती है। एटलीस्ट हम ये समझ लेते हैं कि किस एरिया को, किस पर्टिकुलर स्किल को कितनी वेटेज देने की जरूरत होती है, और फिर हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और एटलीस्ट हमें ये पता चलता है कि ये वर्किंग भी जरूरी होती है। ये प्रायर वर्किंग है, जो प्री प्लानिंग होती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी रिसर्च और सारा फॉर्मेशन ऑफ जो है आइटम्स हम कर लेते हैं, और उसके बाद हम प्रॉपर और फॉर्मल असेसमेंट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि साइंस में नोइंग को 40% एलोकेट हुआ एज सच एज गिवन इन मैथमेटिक्स, अप्लाइंग का 40% है और रीजनिंग का 20% है। सो पैटर्न जो है पेपर का, जो परसेंटेज वाइज कॉग्निटिव डोमेन के साइंस में ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं कि नोइंग का लेवल है, अप्लाइंग का लेवल है, और रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग को हम साइंस में भी ऐड करे हुए हैं और मैथमेटिक्स के अंदर भी। अच्छा, साइंस के बाद हम ये देखते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से हम रूब्रिक्स डेवलप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि पेपर पैटर्न क्या होगा और असेसमेंट के हम उसमें कौन कौन से टूल्स ऐड करेंगे, जो हमने थोड़ी सी पहले भी बात की। और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है, ये चीजें, दोनों चीजें वेरी करेंगी। पेपर पैटर्न भी हर सब्जेक्ट का डिफरेंट होगा और असेसमेंट टूल्स भी डिफरेंट यूज होंगे। लैंग्वेजेस के अपने टूल्स होंगे, मैथमेटिक्स के अंदर अपने टूल्स यूज हो रहे हैं। अगर हम उसके अंदर नंबर प्रॉब्लम्स को, मेंटल मैथ्स को और ज्योमेट्री को असेस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें असेसमेंट टूल्स उसके अकॉर्डिंग लेने होंगे। इसी तरह अगर हम साइंस को असेस करने जा रहे हैं, तो साइंस के हमारे असेसमेंट टूल्स जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे अभी हमने कहा एमसीक्यूज हो गए, उसमें कुछ लेबलिंग हो सकती है, उसके अंदर कोई डायग्राम्स की लेबलिंग हो जाएगी, कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, कोई एमसीक्यूज आ गए, कोई मैचिंग कॉलम्स आ गए। तो असेसमेंट टूल्स जो होंगे या क्वेश्चन टाइप्स जो होंगी, वो वेराइटी ऑफ असेसमेंट टूल्स या वेराइटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स होनी चाहिए। अब बात ये है कि जब हमने पेपर की पैटर्न की बात की है, तो पेपर के पैटर्न को भी इलाबोरेट किया गया है सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग। जैसे पहले उन्होंने कहा जी डोमेन क्या होगी, कितने परसेंट हम उसको देंगे, नोइंग के कितने परसेंट क्वेश्चंस होंगे जी 40%, अप्लाइंग के कितने परसेंट होंगे 40%, रीजनिंग के कितने होंगे 20%, मार्क्स एलोकेशन के हिसाब से भी उन्होंने बता दिया। अब आ गया कि उसके अंदर टूल्स कौन कौन से यूज होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आइटम्स जो होगी वो क्या होगी। अब उसमें वो कहते हैं कि जी नोइंग के लेवल के लिए वी विल बी यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वी विल बी यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द कॉलम और शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। अप्लाई हम क्या करवाएंगे बच्चों से, दे विल बी हैविंग कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो हमारे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और मतलब जो उन्होंने अप्लाई करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं।
और फिर उनसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा रहे होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी जिनको वो सॉल्व कर रहे होंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, नंबर प्रॉब्लम्स है, जो भी है। इसी तरह से सेक्शन सी के अंदर जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसके अंदर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह से डिटेल्ड क्वेश्चंस वाले रिस्पॉन्स जिनके अंदर जिसमें उनको थिंकिंग की और रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी, और इसी तरह से कुछ उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी उसके अंदर एडेड होंगे। तो ये कितना वेल इलेबोरेटेड है कि हमारा क्या सिलेबस है, हमने क्या इससे लॉज बनाए हुए हैं, हमारा स्पेसिफिकेशन ग्रिड क्या है, और हम उसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स या स्किल्स को कवर कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, कितनी कितनी हम परसेंटेज दे रहे हैं, और किस तरह से हम उसको असेस कर रहे होंगे, मतलब कौन से टूल्स के थ्रू। तो ये एक क्लैरिटी अगर हमारे यहाँ भी असेसमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इन लाइंस के ऊपर काम कर रहे हों, और इतनी क्लैरिटी हो हर चीज की, तो जब भी कोई चीज इवैल्यूएशन में जाती है तो हर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो उस चीज को हेल्प करता है। अगर पेपर में कहीं गलती कोई निकल आई है, असेसमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम निकल आया है, तो पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखा जाता है कि क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर तो नहीं ये मिस्टेक थी जो यहाँ तक हाईलाइट होके यहाँ तक आगे आ गई है। और अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है उसमें एक चीज ऐसी बनाई गई है जो कि पेपर में नहीं बन जा सकी, तो जब रीचेक होगा पेपर, और अगर वो मिस्टेक कोई ऐसी फाइंड आउट हो जाती है और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को देखा जाता है और वहां पे वो चीज अगर तो वो एरर वहां पे भी है तो वो वहां भी रेक्टिफाई किया जाएगा, और अगर नहीं है तो ये जरूर पता चल जाएगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक था, यहीं पे गलती हुई है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन का और ये डेवलप करने का इन सारी चीजों को यही पर्पस है कि हम बहुत क्लियर हो अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब इसी तरह से जिस तरह से ये मैथ्स का आपने सब देख लिया, इसी तरह से अब हम देख लेते हैं साइंस का। साइंस के अंदर भी वो जो टूल्स यूज हो रहे हैं, हमने देखा रेशियो जो है उसका जी, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो सिर्फ हमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या स्टूडेंट्स के लिए बेंचमार्क्स ही नहीं बता रहा, बल्कि उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर हमें असेसमेंट के टूल्स भी बताए हैं, असेसमेंट के फॉर्मेट्स भी दिए हैं, रूब्रिक्स भी बताए हैं, और इसके ऊपर खासी रिसर्च और खासा काम किया गया है। और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि ये सिर्फ हमारी जो है डॉक्यूमेंट्स का ही पार्ट ना रह जाए। स्कूल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, स्कूल्स के अंदर भी हम डॉक्यूमेंटेशन तो कर लेते हैं मगर उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल लाइंस के ऊपर लेकर नहीं आते हैं। तो यू ऑल बीइंग स्कूल मैनेजर्स आर सपोज टू वर्क ऑन दीज प्रैक्टिकल लाइंस, कि ना सिर्फ हम ये सारी चीज़ें बना रहे हो कर रहे हो बल्कि इनको अप्लाई भी कर रहे हो। अच्छा जी, साइंस के अंदर जो है सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स का क्या मतलब है जी? मल्टीपल चॉइस होंगे, मैचिंग होंगी, कंप्लीशन टेस्ट होंगे, एटसेट्रा। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कौन से होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, ऐसे हो गया कोई, जैसे वो पार्ट दे देते हैं, रिपोर्ट हो सकती है, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, लेबलिंग हो सकती है, और ग्राफ करना या टेबल करना हो सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या होगी? कोई प्रेजेंटेशन ली जा सकती है, कोई इलस्ट्रेशन हो सकती है, साइंस लैब के अंदर कोई चीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करवाई जा सकती है। इस तरह से ये सारी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन असेसमेंट के अंदर ओरल क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्विज हो सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई इंटरव्यू, कोई प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और कोई चेकलिस्ट वगैरह। अब ये आपने याद रखना है कि ये असेसमेंट हमारी क्लास असेसमेंट यानी कि हमारा क्लास टेस्ट भी हो सकता है और हमारी कोई फॉर्मल असेसमेंट भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए once we have developed our rubrics, once we have developed our pattern of paper, we are supposed to follow it। जब भी हमने वो असेसमेंट लेनी है हमें वही पैटर्न फॉलो करना होता है। और इस तरह से होता ये है कि पेरेंट्स भी बहुत वेल अवेयर होते हैं कि किन एरियाज को असेस किया जाना है, और वो भी प्रैक्टिस तैयारी करवा रहे होते हैं बच्चों को, और स्टूडेंट्स भी बहुत क्लियर होते हैं कि क्या एरियाज है, साइंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है, मैथ्स के अंदर कौन सी स्किल्स हैं, लैंग्वेजेस के अंदर क्या है। और टीचर्स और जो सिस्टम डेवलपमेंट होता है वो बड़ा स्मूथ चल रहा होता है।
इन सारी चीज़ों के बाद। अच्छा जी, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मार्किंग क्राइटेरिया, आई वुड लाइक यू पीपल टू जस्ट लेट मी नो कि पेपर पैटर्न जो है, इज दैट क्लियर? पेपर की रूब्रिक्स और पेपर का जो पैटर्न है कि क्या होगा पेपर में, कितनी ग्रेडिंग होगी, कितनी परसेंटेज हम किस चीज़ को देंगे, क्या ये सारी चीज़ें जो है ये आपको क्लैरिटी की तरफ लेकर जा रही हैं? आप लोग वेरी गुड, यू बॉक्स ऑल्सो। और मैं जरा साथ साथ आज मेरी आज की जो रेजोल्यूशन है ना वो ये है कि आज मैंने सब लोगों की एटलीस्ट वन टाइम तो आवाज़ ज़रूर ही सुननी है, ठीक है ना? आप लोग तो मुझे कल भी सुन रहे थे, आज भी सुन रहे हैं, मैंने आज सबकी एक एक दफ़ा आवाज़ ज़रूर सुननी है। अच्छा जी, तो आई मूव टूवर्ड्स किससे बात करें, किससे पूछें, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? सबा जावेद जी, सबा, आई वुड लाइक यू टू प्लीज लेट मी नो कि अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं आप उनको बीइंग अ स्कूल मैनेजर कैसे यूटिलाइज करेंगी और क्या वो कितनी प्रैक्टिकल है? जी सबा, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैम ये बहुत अच्छा सेशन है क्योंकि जैसे मैंने बताया चैट बॉक्स में, मेरी जॉब का स्टार्ट ही यूएसएड के साथ हुआ था। एलिमेंट्री कॉलेज से मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे उस टाइम 2010 में ये जो एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन है इसको वो लोग ला रहे थे। और ये पीटीसी सीटीसी उनका इरादा है कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए ताकि हमारे मुल्क जो है बाकी मुल्कों के साथ एक लेवल पे चल सके और एजुकेशन जो है टीचर एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। तो वो जो हमें ट्रेनिंग्स देते थे उसमें हमने रूब्रिक्स पढ़ा, रूब्रिक्स समझा, लेकिन उसको अप्लाई फिर नहीं किया इतना। अभी भी मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, वो मेरी प्रोजेक्ट की जॉब थी, वो खत्म हो गई, तो अब भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। MS टीम्स पे मैं क्लासेस लेती हूँ। उसमें भी एक जब हम असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं उसमें भी एक रूब्रिक्स का ऑप्शन है। MS टीम्स शायद बहुत से लोग जानते हो, यहाँ पे आजकल जैसे ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, लेकिन कोई उसको अप्लाई नहीं करता। अब मैंने तवज्जो भी दिलाई एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रिंसिपल की, लेकिन अच्छा करेंगे। ब्लूमस्टिक साम पे हमारे कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है, वर्कशॉप्स भी हुई है, लेकिन वही बात है ना मैम कि अप्लाई नहीं हो रहा वो जो रूब्रिक्स का एक सिस्टम। लेकिन जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा है, तो अब उम्मीद है कि ये बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल पे ये चीज अप्लाई होगी इंशाल्लाह क्वालिटी एजुकेशन के लिए। जी इंशाल्लाह, जी ज़रूर। थैंक यू सबा। चलें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड भी करें और हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेकर भी जाएं। जहाँ जहाँ भी जिन जिन स्कूल्स में भी हम जाते हैं, तो एटलीस्ट ये चीज़ें हमारी स्पेशलिटी हों कि हमारे लिए ये चीज़ें जो है ये नई ना हो और ऐसी भी ना हो कि जिनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर ना सकते हो। क्योंकि कई लोग जान तो लेते हैं चीज़ों को, दे नो द थिंग्स वेरी वेल, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई देम। तो एप्लीकेशन की नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें खुद करके देखें। इंशाल्लाह मेरा मकसद इस बात को बताने का ये है कि वेरी सून इंशाल्लाह यू पीपल विल बी गेटिंग योर असाइनमेंट्स। और आई होप कि आप जब वो अपनी असाइनमेंट्स करेंगे और ये चीज़ें प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ रहे होंगे और उनको प्रैक्टिकली करना आपको आ रहा होगा। जी सर उस्मान, आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट आल्सो कि किस तरह से अभी तक जितना हमने डिस्कस किया वो किस तरह से क्लियर है, नहीं है, और अगर है तो फिर आप एज अ स्कूल मैनेजर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, इस तरह है कि मैंने इसको देखा, बगौर जायज़ा भी लिया और आपकी लीडरशिप में इसको समझने की भी कोशिश की। मैं समझता हूँ कि जो रूब्रिक्स है ना वो आपकी बैकबोन की हैसियत रखते हैं। जब तक आप रूब्रिक्स पे मुकम्मल तौर पे और उसका मुकम्मल तौर पे आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते, तब तक आपकी बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारे गैप्स क्लियर नहीं होते और आप इन्हीं फ्लॉज में रहते हैं। और आप अपने एग्ज़ामिनेशन और असेसमेंट जो सिस्टम है उसको आप प्योरली किसी के सामने क्या, खुद को भी अच्छी तरह अपने टीचर के सामने भी डिफ़ाइन नहीं कर पाते।
तो जो आपने रूब्रिक्स बताए हैं इसको अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, जो कि कुछ जगहों पे मुमकिन है, कुछ जगहों पे ऑलमोस्ट नामुमकिन होने वाली बात है। मैंने एक दफ़ा इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे वर्किंग करने की कोशिश की और मेरे सामने जो चीज़ें आई वो ये आई कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो मूव हो रहे हैं फ्रेंचाइज सिस्टम पे, पकी पकाई चीज़ें खाने की तरफ जाती हैं। तो जो फ्रेंचाइज सिस्टम है, ये ब्रांडिंग का जो स्कूलिंग में बूम आ रहा है, आप रोज़ देखते हैं कि नित नए ब्रांड्स, नित नए स्कूल जो हैं वो ब्रांड्स की पैदाइश कर रही हैं और अपना जो है ना वो रेडीमेड चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, जो कि पब्लिशर सपोर्टेड होती हैं, मार्केट सपोर्टेड होती हैं। तो इसमें हमारा जो नॉलेज है वो उसको रस्ट हो जाता है, वो जंग लग जाता है। तो इसको अगर हम एप्लीकेबल नॉलेज की तरफ लेना चाहें तो फिर इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो फिर ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो फिर ही हम इससे जो है ना वो प्रॉपर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है सिस्टम में। थैंक यू। जी बिल्कुल, पर्पस यही है कि हमें इस सारी चीज़ को प्रैक्टिकली करना है और यही हमारी मल्टीप्लैट के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों से यही एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोग बीइंग स्कूल मैनेजर्स, आप वो चेंज एजेंट्स बने जो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करने में एटलीस्ट अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें। मैं ये नहीं कहती कि हम रातों रात जो है सारा सिस्टम बदल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम अपना पार्ट ज़रूर प्ले कर सकते हैं और वो भी इनोवेशन के साथ। एटलीस्ट हम चेंज एजेंट्स बन सकते हैं। एटलीस्ट हम जो एक लगा बंधा असूल है, लगे बंधे तौर तरीके हैं जिनसे हमें बेनिफिट हो रहा है, ना ही हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, उन तरीकों से कुछ डिविएट करके हम कुछ नया जरूर कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स मार्किंग क्राइटेरिया हमने देख लिया। असेसमेंट्स को हम किस तरह से, रूब्रिक्स कैसे हम बनाएंगे, किस तरह से हम उसका क्राइटेरिया बनाएंगे। अच्छा, पेपर्स असेसमेंट हमने लेनी किस तरह है ये तो हमने डिटरमिन कर लिया। असेसमेंट लेनी किस तरह है, उसके मार्क्स कितने होंगे, कौन से एरियाज को हम जो है असेस कर रहे होंगे, लैंग्वेजेस में या सोशल साइंसेस में, मैथमेटिक्स में, फिर उनको कितना कितना हर एरिया को वेटेज दे रहे होंगे, किस तरह से हम उनकी वैल्यूएशन कर रहे होंगे, असेसमेंट कर रहे होंगे। अब हमने ये देखना है कि हमने असेसमेंट तो कर ली, हमने उसकी जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो कैसा बनाना है, वो कितना के क्लियर हो, उसके अंदर कितनी क्लैरिटी हो। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर हम फॉर्मल असेसमेंट्स की बात करते हैं, चलिए क्लास टेस्ट के अंदर भी हमें मार्किंग क्राइटेरिया की जरूरत पड़ सकती है कि जब भी किसी भी एक सेक्शन की टीचर जो है या किसी भी ग्रेड की लैंग्वेज की टीचर जब असेसमेंट कर रही हो पर्टिकुलर एरिया की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसको मार्किंग क्राइटेरिया, यकीनी बात है हर कोई अपना मार्किंग क्राइटेरिया हर जगह नहीं बना रहा होता। समटाइम्स हमें ये चीज़ हेल्प करती है कि हम एक जगह बैठ के इकट्ठे होकर ग्रुप में कोलैबोरेट करके मार्किंग क्राइटेरिया डेवलप कर लें, एरियाज निकाल लें कि कौन से एरियाज हमने आइडेंटिफाई करने हैं असेसमेंट के लिए, और फिर हम मार्किंग क्राइटेरिया डेवलप कर लें। देते हैं ग्रेडिंग की, तो मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगी। मैं ज्यादा कंसर्न हूँ मार्किंग क्राइटेरिया पे। ग्रेडिंग की से मेरी यहाँ पे मुराद है कि जो हम एक ग्रेडिंग का रैंक और रेंज रखते हैं कि इतने परसेंट से इतने परसेंट वाला जो आएगा रिजल्ट वो होगा सेटिस्फैक्ट्री, इतने से इतने परसेंट जो होगा ये गुड में आएगा, इतने से इतने परसेंट जो है ये जो है वेरी गुड हो जाएगा, ये एक्सीलेंट हो जाएगा या आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ये जो रेंज ऑफ परसेंटेज होती है हमारी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस की, ग्रेडिंग की हम उसको कहते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम फिर कमेंट्स देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनको उनकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वेयर आर दे राइट नाउ स्टैंडिंग, कितने से कितने परसेंट वाला, मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, उनकी परफॉर्मेंस वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है या सेटिस्फैक्ट्री है। तो फिर हमें ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं अपना इवैल्यूएशन करने में कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं। सपोज मैंने लैंग्वेज की असेसमेंट ली है और मैंने असेसमेंट लेने के बाद जो ग्रेडिंग की के अकॉर्डिंग निकाला मैंने, और मैंने देखा कि मेरे तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो तो सेटिस्फैक्ट्री आ रही है,
तो अब मैंने उस सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को कैसे गुड, वेरी गुड तक या आउटस्टैंडिंग तक लेकर जाना है, तो मैं सबसे पहले तो सेल्फ इवैल्यूएशन करूंगी ना, बीइंग अ टीचर। तो ये एक स्कूल मैनेजर ने किस तरह से करवाना है कि उसको ये चीज पूरा प्रोसेस पता हो कि टीचर्स को इस प्रोसेस से भी मैंने गुजारना है। इसका भी कोई स्कूल के अंदर ऐसा डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए कि ग्रेडिंग की के अकॉर्डिंग पे टीचर इवैल्यूएशन भी हो कि एरियाज, कौन से एरियाज जो है वो ग्रे एरियाज रह गए हैं, कौन सी ऐसी खामियां रह गई हैं, कौन सी ऐसी वीकनेसेस रह गई हैं डिलीवर करते हुए कि जिनकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस का जो ग्रेडिंग की आ रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है, या जस्ट वो अभी गुड पे है तो उनको गुड से हमने वेरी गुड पे कैसे लेकर जाना है, फिर वो कोई ना कोई उसके लिए रेमेडियल एक्शंस जो है वो डिवाइस किए जाएं। ठीक है जी, ये तो है ग्रेडिंग की। अब आते हैं मार्किंग क्राइटेरिया की तरफ। चीजें मार्क कैसे होंगी, जो असेसमेंट्स हमने बनाई है उनको हमने मार्क किस तरह से करना है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए, क्या क्लैरिटी हम कैसे देंगे चीजों की। मैं अक्सर देखा करती थी व्हेन आई वाज इन अ सिस्टम, तो क्या हुआ करता था कि डेवलपर्स यूज्ड टू डेवलप सम क्वेश्चंस, जिसका जब मैं अगर एवरेज निकालती थी तो वो एवरेज क्या बनता था कि अगर 2.5 या 3 मार्क्स का सपोज अगर एक क्वेश्चन है और उसके अंदर आपने 6 वर्ड्स दे दिए हैं, डिक्टेशन है जी सपोज, तो 6 वर्ड्स आपने दे दिए हैं। अब 6 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अगर 3 मार्क्स का एलोकेशन देखें तो 0.5 मार्क्स का एक वर्ड बनता है। अब अगर मार्क्स ही आपने 0.5 एलोकेट किए हैं एक वर्ड को, तो अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो क्या कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। ये मार्किंग क्राइटेरिया में चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको डिडक्शन कैसे करनी होगी, किस चीज पे डिडक्शन होगी, स्पेलिंग के एरर पे क्या होगा डिडक्ट, कॉन्सेप्ट के एरर पे क्या होगा, कोई स्टेप मिसिंग है मैथमेटिक्स का तो कितने आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था, आपके स्टेप्स में कुछ प्रॉब्लम थी, आपका जो है मेथड ठीक था लेकिन कहीं कोई स्टेप मिस हो गया, या स्टेप सारे ठीक थे या बीच में कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, लैंग्वेज के एरर आ सकते हैं, तो क्या उसके लिए क्राइटेरिया होगा, ये बहुत क्लियर और बहुत इजी टू कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए। इसके लिए एक सैंपल आपको दिखा रही हूँ मैथमेटिक्स का। जब पहले रूब्रिक्स देखे थे मैथमेटिक्स के कि उनमें हम कुछ एरियाज को असेस करने जा रहे हैं, मेंटल मैथ्स को, नंबर प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को और ज्योमेट्री को। तो अभी इसके अंदर हम देखते हैं कि मेंटल मैथ्स जो है उसमें क्लॉज 5 में 5 मार्क्स का ये एरिया है, 5 इसके मार्क्स हैं, और अगर इसमें 5 क्लॉजेस दी हुई हैं तो इसका मतलब है 1 मार्क फॉर ईच होगा। ठीक है जी, और इसमें यकीनी बात है कि 5 है और 1 मार्क ईच है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, अब उसमें क्या है नंबर प्रॉब्लम्स में पहला जो है उसके 2 मार्क्स हैं, अगर 2 मार्क्स से उसके हैं तो 0.5 मार्क ईच फॉर ईच प्रोडक्ट, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसके लिए 0.5 ईच है। हर स्टेप के लिए, हर एक एरिया के लिए आपने बताना है कि किस किस चीज के कितने कितने मार्क्स होंगे, कितना कितना उसका जो है वेटेज होगा। और जैसे अगर यहाँ मैं बात करूँ तो नंबर प्रॉब्लम जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 2 मार्क्स का है, उसमें 0.5 मार्क्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइडेंट के लिए हैं, 0.5 मार्क्स फॉर डिटर्मिनिंग द क्वोशंट है, 0.5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है, और इसी तरह से एक शायद यहाँ पे मुझसे मिस हो गया। तो बात ये है कि हर स्टेप को देखिए आपने मेंशन कर दिया। अब इसमें पेपर आप चेक कर रहे हो, मैं चेक कर रही हूँ या कोई तीसरा बंदा चेक कर रहा है, ये क्राइटेरिया आपका इतना क्लियर हो कि जो भी टीचर असेसमेंट ले रहा है वो उसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सके। जो तो होली सोली आइसोलेशन में स्कूल्स काम कर रहे होते हैं उनके लिए तो आपको ये हो सकता है कि टीचर्स जहाँ सेक्शंस भी ज्यादा ना हो वहाँ पे तो ये हो सकता है कि सारे मैथ्स के टीचर्स जो हैं वो ग्रुप में बैठ के ये सारी वर्किंग कर सकते हैं। जहाँ पे बड़े स्कूल्स हैं, जहाँ पे सेक्शंस ज्यादा हैं, वहाँ पे भी करेंगे टीचर्स कोलैबोरेशन में ही, या उनका असेसमेंट डिपार्टमेंट करेगा जिसमें हर जो सब्जेक्ट का एक एक हेड जरूर होता है जो इन सारी चीजों को लेकर चल रहा होता है और समझ के कर रहा होता है।
जी सनोबर, इंशाल्लाह we'll be sharing the documents, we'll be sharing इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, इसी तरह से अब देखते हैं कि असेसमेंट का हमने स्केड्यूल, सबसे पहले तो हमने असेसमेंट का स्केड्यूल किया। जैसे हमने एकेडमिक प्लानिंग में एक हमने मार्जिन रखा था कि हम कब असेसमेंट ले रहे होंगे, कितने कहाँ कहाँ हमारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, किस किस तरह क्लास टेस्ट हो रहे होंगे, फिर हमारी असेसमेंट्स कितनी हो रही होंगी, हमारे एग्जामिनेशन कितने हो रहे होंगे, ये सारी चीजें हमने स्केड्यूल कर ली। ये स्केड्यूल करने के बाद हमने ये देखा कि इन्विजिलेशन की भी तो ड्यूटीज हम लगाएंगे। ये वो पॉलिसीज हैं जो एक स्कूल मैनेजर को पता होनी चाहिए कि क्या ये चीजें हमारे पास डेवलप हुई हुई हैं। अगर हमारा असेसमेंट स्केड्यूल बना हुआ है, अगर हमारे इन्विजिलेशन के ड्यूटीज बनी हुई है, कौन कौन लोग हैं जो असेसमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, असेसमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग किस किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। ये चीजें आपको क्वेश्चन नहीं करनी पड़ती फिर। इसी तरह आपकी इन्विजिलेशन के ऊपर कौन लोग होंगे, किन किन डेट्स पे कौन कौन लोग किन किन क्लासेस में ड्यूटी दे रहे होंगे, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये भी उनके साथ सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में भी शेयर होनी चाहिए और उनको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। और इसको जो भी इवैल्यूएट करे, अगर आप बीइंग स्कूल मैनेजर ये सारी चीजें ऑन द स्पॉट जाके देखते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट बन गई, पेरेंट्स के पास चली गई और फिर पेरेंट्स उसको टोटल रॉन्ग है या ये चीज ऐसे है, ये कमेंट ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ स्पेलिंग एरर है, तो हमेशा चीजें जो है अवार्ड लिस्ट हमारे स्कूल्स में बनाई जाती हैं जिसमें असेसमेंट्स जो है रीचेकिंग कर ली जाती है रिजल्ट्स की, और उसका ये बेनिफिट होता है कि जब आप फाइनल रिजल्ट्स अपने बनाते हैं तो एरर का मार्जिन नहीं होता। और इसमें प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी सुपर चेकिंग करते हैं, और ये सारी चीजें आपके क्वालिटी के मयार को बताती हैं कि आप कितना क्वालिटी कॉन्शियस हैं अपनी हर चीज को लेके, हर एक्टिविटी को लेके। आपने रिजल्ट बना लिया, रीचेक कर लिया, सुपर चेक हो गया, डिलीवर हो गया, अब बात आती है कि हमने उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों करनी है, और अगर नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। और अगर रिकॉर्ड कीपिंग हमें करनी है तो पहले तो मैंने कहा जिस तरह से कि हमें सिर्फ उन असेसमेंट्स और एग्जामिनेशन, हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम स्कूल्स में पेपर्स रख लेते हैं, बच्चों के पेपर्स हमारे पास होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हम पेरेंट्स को पीटीएम पे बुला के और उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड आपने क्लास टेस्ट का भी रखना है, आपके क्लास टेस्ट का भी रिकॉर्ड होगा, और मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया कि हम वो रिकॉर्ड क्यों रख रहे हैं। हम उसमें अपनी इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की लर्निंग की इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, और हम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स भी उसी में से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये हर मद में आपने करनी है, क्लास टेस्ट के लिए भी करनी है, और जो फॉर्मल असेसमेंट्स है उसके लिए भी करनी है, और एग्जामिनेशन के लिए भी करनी है। Record keeping definitely very important means of supporting the overall learning process. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड है, ये चीज इससे डिपिक्ट होती है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं इन चीजों को लेके। ये स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, प्लानिंग को शो करता है। अब हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि हम किस किस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा टीचर्स की डायरी में भी रिकॉर्ड कीपिंग हो रही होती है। टीचर्स, कई स्कूल्स की टीचर्स डायरीज जो होती हैं उसके एंड पे भी पूरा एक ब्लॉक दिया हुआ होता है, पूरा एक सेक्शन दिया हुआ होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के वो नेम्स लिखती हैं, डेट्स डालती हैं, किस किस डेट्स पे उन्होंने टेस्ट लिया, किस चीज़ का टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट था या जो भी क्लास टेस्ट लिया, ओरल था, रिटन था, और कितने मार्क्स का था, कितने कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, उससे भी उसको अंदाजा होता चला जाता है। एक तो उसको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पता चलती है, दूसरा एक रिकॉर्ड बन रहा है, वही डायरी खोली जाती है जब पेरेंट्स को पीटीएम पे बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये एरियाज जो है, ये लास्ट टाइम तो बच्चा इस तरह या नीचे आ रहा है, या ये मसले हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उन गैप्स को हम कैसे करते हैं, उसमें हम समटाइम्स टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को भी लूप में लेते हैं
और हमें कुछ इस चीज़ों से भी बेनिफिट होते हैं। पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं स्कूल्स के अंदर, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का काम रखा जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। पेपर्स भी हो सकते हैं, उनके असेसमेंट्स, उनके एग्जामिनेशन के पेपर, उनकी रूटीन क्लास वर्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम हैं, जो टेस्ट्स हैं, उन सबको भी एक पोर्टफोलियो के अंदर हम जो है रखते हैं। इसी तरह से असेसमेंट्स जो होती है, फॉर्मल असेसमेंट्स, उसके लिए भी कुछ पोर्टफोलियोज अलग से भी बनाए जाते हैं, कुछ फाइल वर्क कर लिया जाता है, उसको भी असेसमेंट्स को भी हम, जो चेक्ड असेसमेंट्स होती हैं उसको भी हम इस तरह से रिकॉर्ड में रखते हैं। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो बच्चों की होती हैं, जिसके ऊपर हम रिजल्ट बनाते हैं, चूंकि वो रिजल्ट जो होता है वो मंथली भी हो सकता है, वो टर्मिनल भी हो सकता है, और फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम के बाद हम जो है उसके अंदर एक्यूमुलेटेड रिजल्ट भी बना रहे होते हैं। तो हम एक्यूमुलेटेड रिजल्ट भी बनाते हैं, तो हमें पूरे साल की बच्चे की जो है परफॉर्मेंस, क्लास टेस्ट भी हम देख रहे हैं, हम मंथली टेस्ट भी देख रहे हैं, हम असेसमेंट्स भी देख रहे हैं, कई स्कूल्स जो है मंथली असेसमेंट्स भी ले रहे होते हैं, फिर टर्मिनल असेसमेंट्स आपकी एग्जाम्स आ जाते हैं, उसके बाद आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर एक्यूमुलेटेड रिजल्ट बन रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपको एक आइडिया देती हैं कि आप किस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ यूजुअली रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, वो टेंजिबल फॉर्म में की जाती है, कि हम बच्चों के पेपर्स के पोर्टफोलियो बना लिए, उनके क्लास वर्क की जो असाइनमेंट्स थी वो यहाँ लगा दी, चेक हुई हुई, और इसी तरह प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी अक्सर हमारे पास टेंजिबल फॉर्म में होती हैं। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, दौरा है बल्कि, तो हमें ना सिर्फ टेंजिबल रिकॉर्ड्स बल्कि हमें हम अब इनटेंजिबल रिकॉर्ड्स की तरफ भी जाना है। कई स्कूल्स इसके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं, और कई जो है इदारे मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बिकॉज हम भी कई सारे ऐसे स्कूल्स को मल्टीप्लाइड के प्लेटफॉर्म से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम खुद ये आईटी की सपोर्ट उनको देते हैं कि किस तरह से वो इस तरह के अपने सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं कि उनके बच्चों का रिकॉर्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनके सामने हो, एक बच्चा क्लास में टेस्ट्स में किस किस तरह क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, किस किस तरह उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, फिर उसके जो रिजल्ट्स असेसमेंट्स में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन है वो किस तरह से आ रहा है, तो एक ही नज़र में उसका पूरे साल का जो परफॉर्मेंस होता है वो पेरेंट्स के लिए, वो स्कूल मैनेजमेंट के लिए, वो टीचर्स के लिए विजिबल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है सॉफ्ट फॉर्म में भी अपनी रिकॉर्ड कीपिंग ज़रूर करें, हार्ड फॉर्म में भी करें और सॉफ्ट फॉर्म में भी करें। सॉफ्ट फॉर्म में आप एक्सेल की शीट्स के अंदर अगर बना रहे हैं, उसको गूगल डॉक्स के साथ आप लिंक कर रहे हैं, आप अपने कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बना लेते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग आपको ईजी हो जाए करनी, कि किन कॉन्सेप्ट्स को आपने असेस किया और उसमें क्या रेटिंग आई, आपकी ओवरऑल क्लास की क्या रेटिंग आई, कहाँ वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या चीज टीचर ने डिलीवर की, क्या टीचर ने असेस किया और उसके क्या रिजल्ट्स आए। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है एंड दिस इज नीड ऑफ द आवर कि हम जो है चीजों को रिकॉर्ड कीपिंग हम करें जरूर, लेकिन उन रिकॉर्ड्स को जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पस ना रखें कि जी ये रिकॉर्ड रख दिया गया है और वो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद सिर्फ रद्दी की जीनत बन जाए। उनसे हमें बेनिफिट जरूर लेना है, हमें उससे जो पर्पस है उस रिकॉर्ड कीपिंग का कि हम करना क्या चाह रहे हैं, उससे हम रिजल्ट्स क्या लेना चाह रहे हैं, उसके रिजल्ट्स के थ्रू जो हमने इवैल्यूएशंस करनी है, एनालिसिस करना है, उसकी बेसिस पे हम रेमेडियल एक्शंस क्या ले रहे हैं। हाँ, वो रेमेडियल एक्शन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए हो, उसकी लर्निंग के लिए हो, या टीचर की जहां जहां रेमेडी करने की जरूरत हो, फिर हम उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर हम वो रेमेडियल एक्शंस जो है वो ले रहे हो। जी, so this was all from my side about assessments. Just let me know कि और ऐसा कोई एरिया जो आपको लगता है कि अभी आपको उसमें कोई थर्स्ट रह गई है या आप कुछ और जानना चाह रहे हैं, because there are so many things to discuss, but जितना जिसको कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, जितना मैं उसको स्मार्टली कर सकती थी, I tried my level best. I hope I could deliver or I could deliver the things in the way कि जो आपको क्लियर हुआ हो या समझ आया हो और प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को कर सकते हो और आप एप्लीकेबल बना सकते हो इन सारी चीज़ों को। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स माय टुडेज एजेंडा, कि मैंने आज सब लोगों की जो है प्यारी प्यारी आवाज़ें ज़रूर एक एक दफ़ा सुननी है। तो मूविंग टूवर्ड्स, आज मैंने कमर साहब को नहीं सुना,
कमर साहब, आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स यू। आपका वैल्यूबल जो फीडबैक है और जो कमेंट्स हैं वो मुझे चाहिए कि आपने इस मॉड्यूल से बल्कि हम ऐसा करते हैं, पहले ले लेते हैं जी कमर साहब, कैसे ये प्रैक्टिकल है सर, किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा इसको? बीइंग अ स्कूल मैनेजर, आप इसको असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन को क्या समझे और किस तरह ये प्रैक्टिकल है आपके हिसाब से? अस्सलाम वालेकुम मैम एंड एवरीवन, and वालेकुम thank you very अस्सलाम। much for giving me a chance. I have been waiting for a long time for today to take my turn. And to talk about assessment and examination, I just want to say that the most important feature of this session was about the rubrics of different categories of subjects. For example, the most thing that I liked that was about the speaking skill activity, in the way marks or the scores were divided or distributed in certain categories. That was most amazing part of the session today, and I have liked a lot about that one. And lastly, I want to say that the way you have told us about the importance of policies of assessment and examination, that was also very wonderful part of the session. And in this one, I have come to that how important it is to keep the record in fruitful and in most meaningful manner. और इसके अलावा the portfolio assessment that we have talked about, that was also quite impressive. How you are going to accumulate all the record of the student from grade to grade, and then you are producing that portfolio record to the parents of the student at the end of every session. So this will really tell the parents and students about the clear picture of the students' achievement and performance throughout the year. One more important point that I have learned in this session, and that was the scoring procedure that must be in the mind of the teacher, and students should also know that what scoring procedure will be followed for a typical or a particular question, etc. For example, when we are going to mark an application or a letter written in the English question paper, at that time we come to that where we have to provide 1 mark for salutation, and then 1 mark for closing, and then 2 marks for the date and then writing the permission hall, and then where to put a comma, where to put a full stop, and where to write subject of the education, and when we are how many marks we have to provide for the body of the letter application. This picture will be very handy for all the students, and then they will be in a position to learn application or letter in 2 spirit, that if I am going to write this one, I will get this type of marks, etc. So this was this is all about from my side, and yes, these things are quite practical, and we can do this just by spending a little amount of effort on this one. And thank you very much, ma'am, for delivering such a wonderful session. Allah Hafiz. Thank you so very much, Kamar Saab, for your valuable feedback. Yes, this is all about practicality, which really is necessary nowadays. Okay, ji, moving towards Iram Kamran. Ji, Iram. Ji, Iram, how practical are these things, and how are you going to apply all these things? Walaikum assalam. Ji, Miss Sanobar, the sessions yesterday one and this one, they were really informative, and a few of the things, most of the things we are already doing. तो वहाँ पे क्लैरिफाई हो गया कि अच्छा हम ठीक कर रहे हैं, whatever we are doing the right thing, और कहीं कहीं जो नहीं कर रहे थे, so I got to understand that. मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था that rubrics के हवाले से, that I have seen in different schools कि कभी-कभी rubrics जो है वो मार्क्स हैं और उसमें ब्रेकअप्स होता है, जैसे रूब्रिक में होता है 2 मार्क्स फॉर लैंग्वेज, 1 मार्क फॉर 5 मार्क्स क्रिएटिव राइटिंग है, तो वो एक कटआउट सा कॉपी में पेस्ट होता है और उसमें टेंस के कितना मार्क है. तो मेरा सवाल सिर्फ ये था कि इज इट इम्पोर्टेंट टू शेयर द रूब्रिक विद द चाइल्ड so that he knows that on what criteria he is going to be marked on. क्या हमें उनसे भी ये शेयर करना चाहिए कि उन्हें पता हो कि उन्हें किस क्राइटेरिया पे मार्क किया जाएगा, या ये इंटरनली ही होना चाहिए कि सिर्फ हमें ही पता हो कि हमने टेंस के इतने मार्क्स रखने हैं? या वर्ड प्रॉब्लम में मुझे अक्सर स्टोरी समझ में ये प्रॉब्लम आती है
दैट स्टोरी सम्स में एक सोल्यूशन होता है, एक उसका डाटा बनता है, एक सोल्यूशन होता है, एंड देन द लैंग्वेज इज देयर जिसमें पूरी लैंग्वेज में अपना आंसर देना होता है। तो इसको भी हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्लीज गाइड कीजिए कि क्या ये हमें पेरेंट्स को या बच्चों को भी कम्युनिकेट करना चाहिए? जी रम, ओके, थैंक यू। एक्चुअली रूब्रिक्स बेसिकली आपका इंटरनल वर्किंग के लिए होता है, ठीक है, लेकिन इसको इंटरनल वर्किंग के साथ साथ जब हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक भी किसी तौर कम्युनिकेट कर दे, एज इट इज आपको नहीं जरूरत कम्युनिकेट करने की। मैं आपके साथ इसमें एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ स्कूल फ्रेंचाइज स्कूल सिस्टम बीइंग इन एकेडमिक्स डिपार्टमेंट, तो स्कूल हेड ऑफिस में सारे स्कूल्स को हम वो सारी चीजें बनाकर भेजा करते थे। तो होता क्या है कि एक आइडिया माइंड में आया कि व्हाई नॉट टू कम्युनिकेट ऑल दीज थिंग्स टू पेरेंट्स एज वेल, कि हम क्या, ये सिलेबस है, इतने मार्क्स का असेसमेंट है, और उसमें असेसमेंट टूल्स क्या होंगे। वो एक ही पेपर के ऊपर यहाँ हमने सिलेबस दिया और दूसरे कॉलम में हमने दे दिए कि इतने मार्क्स का पेपर होगा, तीसरे कॉलम में हमने दे दिया कि असेसमेंट टूल्स क्या होंगे, एरियाज असेसमेंट क्या होगी, लाइक हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये एरियाज होंगे, जैसे अभी मैंने आपके साथ कुछ सैंपल शेयर किए हैं। अब जिस तरह से कॉम्पोजिशन आएगी, क्या आएगी, सीन आएगी कि अनसीन आएगी। असेसमेंट के एटलीस्ट कुछ क्राइटेरिया पेरेंट्स तक चले जाएं तो वो अकॉर्डिंगली दे हेल्प यू प्रिपेयर द चाइल्ड। टीचर ने तो क्लास के हिसाब से प्रिपेयर करना ही है, बच्चों कि उनको पता होता है कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर यस टीचर शोज अस सम पिक्चर्स, तो we describe the pictures in our own words। तो बच्चों को ये हैबिट ही डेवलप हो जाती है, whenever they see a picture in surrounding or any object, जैसा आपने उनको क्लास में ट्रेन किया होता है वो उसी तरह से उनकी प्रैक्टिस होती चली जाती है। तो कुछ एरियाज उनको पता होना उनको कॉन्शियस कर देता है। सीनियर ग्रेड्स के अंदर व्हेन वी टेल द चिल्ड्रन के लेटर राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि जो ओपनिंग है, ओपनिंग कंटेन्स मार्क्स, ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, आपका सैल्यूटेशन मैटर करता है, आपके बॉडी पैराग्राफ के मार्क्स होते हैं, आपकी क्लोजिंग के मार्क्स होते हैं। तो व्हाट हैपन्स कि ये जो रूब्रिक्स आपने बनाए हैं, जिन एरियाज में आप उनको असेस करने जा रहे हैं, उनको हम इन चीजों का कॉन्शियस कर देते हैं, और वो इन चीजों को लेके फिर अगर वन टाइम कोई मिस्टेक कर भी देते हैं ना, तो एटलीस्ट वो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट जरूर हो जाते हैं कि हमारा ये एरिया जो है ये बड़ा एग्जैक्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा अगर बच्चों को ये पता हो कि लेटर राइटिंग के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर इन एरियाज को सबसे ज्यादा देखा जाता है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं मिस करना, यहाँ कॉमा नहीं मिस करना, यहाँ सैल्यूटेशन में ये कैपिटल आएगा, इसके बाद कॉमा आएगा, इसको अलाइनमेंट कैसी होगी। तो ये जो रूब्रिक्स हम बनाते हैं उसको एज इट इज मार्क्स के हवाले से उनको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम ये चीजें पेरेंट्स को सिलेबस के थ्रू ये भी साथ में कम्युनिकेट कर दें कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या असेसमेंट टूल्स उसमें यूज होंगे, क्या एरियाज होंगे जिनको हम असेस कर रहे होंगे, तो ये बहुत बेहतर रिजल्ट्स देता है। और इसको चूंकि हम कुछ नया असेसमेंट नहीं कर रहे होंगे, जो हम क्लासरूम में करवा रहे हैं उन्हीं चीजों को हम जैसा डिलीवर कर रहे हैं वैसे ही हम असेस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन करवाते हैं क्लास में और हम उनको असेसमेंट के टाइम हम उनको कहें कि चलो जी ये बताओ कि हाउ डू यू डिसएग्री विद समबडी, हाउ कैन यू शेयर योर ओपिनियंस। हमने अगर लैंग्वेज के फंक्शंस पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, तो ही हम उनको असेस करेंगे। अगर हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन करवाई हैं, अगर हम उनको ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन सिखाई हैं, तो हम उन्हीं के ऊपर उनको असेस करेंगे। तो कुछ चीजें अगर हम पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं और उनको भी कम्युनिकेट कर देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, ये भी एक रिजल्ट हमें अच्छा देता है। अच्छा जी, क्विकली रिकैप कर लेते हैं और फिर अभी आई विल बी मूविंग टुवर्ड इरसा, Mahin is not there, Sanobar और Zainab Irshad और Atira, if you are feeling well, may Allah bless you with the good health। और अगर जो लोग आमना सैयद भी रह गई हैं, मैंने जल्दी से आप लोगों से बात करनी है। व्हाट असेसमेंट इज, हमने क्या पढ़ा इस मॉड्यूल के अंदर, व्हाट असेसमेंट इज, पर्पस असेसमेंट के हमने देखे, लर्निंग फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग हमने डिस्कस किया, असेसमेंट के टूल्स डिस्कस किए, characteristics of a good assessment की, importance of assessment or policy and framework,
some useful tips about constructing assessment, some steps for constructing and marking assessments, rubrics for assessment, और steps for developing marking criteria for assessment. Subject wise हमने assessment tools discuss किए और purpose and importance of record keeping हमने किया. तो this was all from my side. I hope कि आप लोग भी इससे maximum जो है चीज ले सके होंगे. तो moving towards इरसा से बात कर लेते हैं. और साजिद साहब has also joined us. I don't know साजिद साहब आज आपने कितना सेशन लिया है, मुझे लगता है आपने अभी भी ज्वाइन किया है. डेफिनेटली कोई रीजन होगा उसके पीछे भी, बट आई रियली मिस द पार्टिसिपेंट्स जो भी नहीं अटेंड कर पाते हैं. तो चलें आतिरा की तरफ. सॉरी, आतिरा को नहीं हम जहमत देते. आतिरा इज एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल. हम सबकी दुआएं आपके लिए. आमिना जी सनोबर आपकी तरफ ही आ जाते हैं पहले. जी सनोबर तहसीन, how do you feel yourself equipped with this module, or how would you be applying all these things inshallah? अस्सलाम वालेकुम. जी सनोबर. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. तो ये जो मॉड्यूल है हमारा असेसमेंट का, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सम टाइम मैं इसको इस तरह से ले सकती हूँ, आप टीचिंग भी बेहतरीन कर रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके असेसमेंट में वीकनेस है, तो लैकिंग्स हैं, तो डेफिनेटली वो आप बच्चे की प्रोग्रेस को आप ट्रैक नहीं कर सकेंगे और आगे की प्रोग्रेस को अपने पास आप एस्टिमेट नहीं कर सकेंगे कि आपने बच्चे के किन लेवल्स पे फर्दर काम करना है. और उस हवाले से इसमें जो इस सेशन में स्पेशली जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिली है, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. बहुत सारे अहम चीज़ें हैं, बहुत सारे अहम फीचर्स हमने आज डिस्कस किए हैं. और ये मीन्स इस वक्त तो हमने खैर विद इन 2 आवर्स और विद स्लाइड्स हमने इसको डिस्कस किया है, लेकिन अगर हम इस पे काम करने बैठे हैं तो ये अच्छा खासा डिटेल्ड वर्क है. तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, जिसको मैं इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ इंशाल्लाह. बहुत सारे आइडियाज़ मैंने भी नोट किए हैं जो आगे जा कर के मैं इंशाल्लाह ताला इस पर वर्क करूँगी. इसके हवाले से बस 1-2 चीज़ें मेरे पास इस वक्त, स्पेशली 2 क्वेश्चन मेरे पास मैं कह सकती हूँ कि हैं. एक तो मैं मालूम करना चाहूँगी आंसर कीज़ के हवाले से, असेसमेंट की आंसर कीज़ के हवाले से, कि आपकी क्या सजेशन है इसके बारे में. और दूसरा, रिपोर्ट कार्ड में जो हम रिपोर्ट कार्ड फॉर्म करते हैं, तो क्या वो मार्क्स बेस होना चाहिए या उसको हमें कॉम्पिटेंसी से अलाइन करना चाहिए, कुछ ऐसा मतलब डिफरेंट अगर कुछ है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. जी थैंक यू सनोबर जी. इंशाल्लाह मूविंग टुवर्ड्स दिस, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर इस चीज़ को करती हूँ. ऐसा है कि जहाँ तक बात है आंसर कीज़ की, तो हाँ जी, आंसर कीज़ जो है वो भी एक यूनिफॉर्मिटी के लिए ज़रूरी होती हैं. जैसे अभी हमने बात की, कोई सिस्टम के स्कूल्स हैं, फ्रेंचाइज के स्कूल्स हैं, या एक ही स्कूल के अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं या चेन स्कूल्स हैं, तो ये बड़ा अच्छा होता है कि जो असेसमेंट डेवलपर्स हैं वो आंसर की भी ज़रूर बना दें. और आंसर की कभी ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तो नहीं होती है कि इन्हीं बातें जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपका पर्टिकुलर कोई आंसर होंगे, एमसीक्यूज होंगे, या जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे क्वेश्चंस, उन्हीं के अंदर ये चीज़ ज़्यादा आप कर सकते हैं. तो अगर आप यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से आंसर कीज बना देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वैसे पेपर चेकर के लिए आसानी हो जाती है. अच्छा जी, तो जी वालेकुम अस्सलाम. जी ज़ैनब इरशाद है. जी ज़ैनब. मैम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो है वो हाई क्लासेस को पढ़ाती हूँ और मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ. तो जो आज का आपने मॉड्यूल दिया है और कल का, ये मॉड्यूल जो है वो ऑलरेडी मैं इससे पास ऑन हो चुकी हूँ. काफ़ी मैं इससे लिंक्ड हूँ कि मैंने जो है बोर्ड मार्किंग की है. जो और भी हमारे साथ डिफरेंट लोग हैं उन्हें पता होगा कि जब हम बोर्ड मार्किंग के ई बोर्ड के लिए अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं, ओए लेवल्स के लिए, तो हम उनमें ये सारी छोटे छोटे हर एक पॉइंट को बहुत डीपली और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं. वहाँ पे हम एमसीक्यूज़ के हर एक एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से उन्हें बताते हैं किस किस पॉइंट से, किन किन लॉजिक से, किन किन कॉन्सेप्ट से आपने कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स को गैदरिंग करके या थॉट प्रोसेस करके इसी तरह पे
जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके अलावा उनका प्रैक्टिकल वर्क होता है, प्रैक्टिकल में कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है, कैसे उन्होंने अपना जो है वो हर ईच एंड एवरी स्टेप को क्लियर कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने, और किस तरह अपने पेपर पे ईच एंड एवरी पॉइंट्स को क्लियर करना है। तो ये सारा कुछ हम, और मैं ऑलरेडी इसको जो है वो डील कर रही हूँ, और हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि प्राइमरी लेवल और जो है वो मोंटेसरी लेवल पे भी ये करके जो है बच्चों को आगे लेके आते, तो वो फिर ओ लेवल्स, ए लेवल्स या 9th-10th में जो है मैट्रिक पे जो है ना फिर उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, इन न्यू चीज़ों को उनको सीखने की कोई वो नहीं होती। थैंक यू मैम। जी बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। जी आई थिंक ऑल पार्टिसिपेंट्स आर डन who are available here। जी साजिद साहब आपसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, जितना आपने सेशन आज अटेंड किया और कल का भी आपने मॉड्यूल जो है इसका 4th सेशन भी लिया था, तो हाउ डिड यू फाइंड दिस, कितना प्रैक्टिकल है, आप इसको कितना प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, क्या मार्जिन्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं कल का सेशन तो पूरा अटेंड कर पाया और आज का सेशन 2-3 स्लॉट्स में आ गया, लेकिन कुछ पर्सनल वजूहात की बिना पे पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाया। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है और मेरा मानना है कि अगर किसी स्कूल का एग्जामिनेशन सिस्टम मुझे दिखाए, बेशक वो स्कूल मुझे ना दिखाए, मैं उसकी क्वालिटी आपको बता दूंगा। तो जो आपने जो चीज़ें कही, ये तो मैं कहता हूँ एग्जामिनेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कूल का, जिस पे स्कूल को काम करना चाहिए। और ये मैं अब ये जो रैप अप में आपने दी है, इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ तो रिकॉर्ड कीपिंग और ये कई दफ़ा चूँकि मेरे एक्सपीरियंस में रही है तो ये काम आते हैं। अभी रिसेंटली मैं एग्जाम्स हुए तो मैं एक स्टूडेंट की जब देख रहा था तो मैंने उनके टेस्ट रिकॉर्ड निकाली 2017 से लेकर ऑनवर्ड, जो जितनी भी टेस्ट रिकॉर्ड थे उनको हमारे पास पड़े थे और बहुत आसानी से वो मतलब आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो, तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है कुछ चीज़। और जो चीज़ें आपने बताई बहुत प्रैक्टिकल लेवल की है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल के। और मैं चाहता हूँ अगर किसी स्कूल ने इसी मॉड्यूल को अप्लाई किया तो उसके एकेडमिक जो है वो तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच साजिद साहब। जी साजिद साहब, मैंने तो बल्कि आज ये भी डिस्कस किया अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ कि हम रिकॉर्ड कीपिंग को सिर्फ टेंजिबल फॉर्म में ही ना करें, हार्ड फॉर्म में ना करें, बल्कि उसको अब हम ज़रा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसको टेंजिबल इनटेंजिबल फॉर्म में भी ले जाएं। हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, हमारे पास एक्सेल की शीट्स के थ्रू और इस तरह से हमारे लिंक्स बने हुए हों और हर चीज़ को हम जो है एक ही नज़र में देख सकते हो, बजाय इसके कि हम एक एक असेसमेंट पेपर निकालें। वो टेंजिबल रिकॉर्ड कीपिंग भी ज़रूरी है और ये चीज़ जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, इसी तरह से जो सनोबर कह रही थी कि सनोबर ही आई थिंक पूछ रही थी कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को। तो माय डियर, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में कई स्कूल्स की इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी मैंने देखी है कि जिन एरियाज है, क्योंकि रूब्रिक्स हम स्किल बेस्ड बनाते हैं, समटाइम्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, समटाइम्स स्किल बेस्ड होती हैं। तो अगर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और उन्हीं स्किल्स को हम ले जाएं प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर, तो भी जो है एक अलाइनमेंट आ जाती है कि जिन एरियाज में असेस किया गया उन्हीं एरियाज को आप जो है वो अपने फॉर्मल प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर लेकर आते हैं। तो इससे भी बहुत अलाइनमेंट आपकी काम की भी रहती है और वो चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ भी जाती हैं। Okay, Ji, this was all from my side. Thank you so very much. You all are wonderful participants, wonderful team, mashallah. So here my two modules are done. Inshallah, I'll be seeing you in the 9th module. Wish you very best of luck with the rest of the modules because हर module पहले के मॉड्यूल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्प्रेसिव है और माशाल्लाह, you know, the team of trainers
दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जिस कदर वो इक्विप कर सकें हर एरिया के अंदर, कोई एरिया जो है वो लेफ्ट ना रहे और आपकी एक्सपर्टीज जो है वो हर एरिया में हम डेवलप कर सके। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स and keep learning with passion and spirit. Allah Hafiz.